नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे दुखद खबर की बात। जी हां, बिपिन रावत के निधन पर सीसीएस की आज बैठक हुई और बैठक में बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, उनका निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका सिंह भी सवार थीं उस हेलीकॉप्टर में। और उसके बाद सीसीएस की ये अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई। उसमें आप देख रहे हैं सीसीएस के तमाम सदस्य मौजूद हैं और गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीसीएस के तमाम सदस्य इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन वेलिंगटन बेस अस्पताल पहुंचे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वेलिंगटन अस्पताल में ही बिपिन रावत का शव रखा गया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वेलिंगटन अस्पताल पहुंचने वाले हैं। दरअसल ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम अपडेट हो जाती है क्योंकि कल दिल्ली लाया जाना है सभी लोगों का पार्थिव शरीर। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत जितने भी जवान इस दुखद हादसे में जिनका निधन हुआ है, उन सभी के शव कल दिल्ली लाए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वेलिंगटन बेस अस्पताल में पहुंचेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस वक्त वेलिंगटन अस्पताल पहुंचे हुए हैं और अस्पताल में ही जनरल बिपिन रावत का शव रखा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कई देशों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर अपना दुख जाहिर किया है। अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान ने इसको लेकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी है, अपना दुख जाहिर किया है। भूटान, श्रीलंका और चीन ने भी जनरल बिपिन रावत के इस दुखद निधन पर दुख जाहिर किया है और श्रद्धांजलि दी है। दरअसल आज दोपहर 12:30 बजे के करीब एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इस हादसे का शिकार हो गए और इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। और इन सब के बीच देखिए लगातार तमाम सियासी लोगों का इसको लेकर के रिएक्शन भी आ रहा है। सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री समेत तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। सीडीएस श्री बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत एवं 11 वीर अफसरों और सैनिकों के आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार मिला और श्री बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका व वीर सैनिकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। देश एकजुट होकर उनके शौर्य एवं उनकी देश सेवा को नमन करता है, प्रियंका गांधी ने यह ट्वीट किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया और उनकी सेवाओं को भी याद किया। उन्होंने अपने साथ जनरल बिपिन रावत की एक तस्वीर भी शेयर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या कुछ ट्वीट किया था। उनका ट्वीट इस वक्त आपके सामने। जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा कि सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति। इसके आगे भी वो लिखते हैं, भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। उन्होंने इसके आगे अपने ट्वीट में लिखा, वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर के आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी भी नहीं भूलेगा। और इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्या ट्वीट किया वो आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, देश के लिए बहुत ही दुखद दिन। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे। और उन्होंने आगे लिखा कि उनका योगदान शब्दों में बयां नहीं हो सकता। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। कुन्नूर की पहाड़ियों में धधकी आग की लपटों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया, देश से उसका वीर सपूत छीन लिया। भारत ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। हिंदुस्तान का हर शख्स दर्द के समंदर में डूब गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर ऊटी के पास वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। जनरल रावत ने सेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से पायलट ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों में कुन्नूर के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल रावत को देश के सबसे बहादुर सपूतों में से एक बताया। उन्होंने ट्वीट किया, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता से चिन्हित है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया और शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर के तुरंत बाद दर्द देने वाली खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि पूरा देश इस इंतजार में था कि जनरल बिपिन रावत सलामत रहेंगे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था और हादसे में जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि भी हो गई। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर पहुंचे। फिर थोड़ी देर बाद ही सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके घर पहुंचे और शोक में डूबे परिवार को सांत्वना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, देश के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर से सियासत का फासला भी खत्म हो गया। सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी नेता, पूरा भारत दुख की घड़ी में एक साथ खड़ा हो गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। 2016 से 2019 तक देश के 27वें आर्मी चीफ रहे जनरल बिपिन रावत ने सेना में अपने 42 साल के करियर में कई कामयाबियां दर्ज की। कई युद्धों और दूसरे सैन्य ऑपरेशंस में बड़ी भूमिका निभाई। 1 जनवरी 2020 को उन्हें देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था और इस पद पर भी उनका सफर शानदार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात किसान आंदोलन की। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के नए और संशोधित प्रस्ताव को करीब करीब मंजूर कर लिया है, कबूल कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चे का यह कहना है कि किसान नेताओं में सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है, लेकिन वो इस प्रस्ताव को चिट्ठी के तौर पर लिखित में मांग रहे हैं और इस चिट्ठी पर गुरुवार की चर्चा के बाद ही आंदोलन का कोई नतीजा निकल पाएगा। अगर वो कमेटी अप्रूव करती है तो उसमें आगे बढ़ेंगे और अगर वहाँ एग्रीमेंट नहीं होता है आपस में तो उस स्थिति में बाद में उसकी चर्चा करेंगे। पहले संयुक्त किसान मोर्चे की 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक, फिर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में व्यापक चर्चा। सरकार का संशोधित प्रस्ताव आंदोलनकारी किसानों को पसंद तो आया, लेकिन घंटों के मंथन के बावजूद नतीजा निकल नहीं पाया। आंदोलन जारी रहेगा, स्थगित होगा या खत्म होगा, इसका फैसला गुरुवार की बैठक के हवाले हो गया।
अगर तो 100% मानी जाती फिर तुम आपको अभी कह देते, अगर बिल्कुल इनकार कहो तो आप फिर भी कह देते। बीच में लटक रहे हैं, वहां जाके क्लियर कर लेंगे। एक साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हजारों किसान खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहते। हालांकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से आंदोलन की जीत तो जरूर हुई है, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई और हजारों किसानों पर केस दर्ज हुए। यही नहीं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग से भी पीछे हटना नहीं चाहते। अच्छी बात यह है कि सरकार का संशोधित ड्राफ्ट किसानों को पसंद आया है, लेकिन वो इसे औपचारिक नहीं मान रहे, लेटर के रूप में भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार वार्ता हमसे नहीं करना चाहती, ये जरूरी नहीं है। हमारा अपना कार्यक्रम है और सरकार का अपना कार्यक्रम है। सरकार की वार्ता दोनों करना चाहते हैं, परंतु कोई ठोस कंक्रीट उनके पास भी हो, हमारे पास भी हो, तब वार्ता की स्थिति बनती है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों की हर मांग पर विचार करने को तैयार हो चुकी है। लेकिन साल भर के आंदोलन के दौरान कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे किसान सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर होने के बावजूद वो खत का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात यूपी की। दरअसल यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए ताल ठोक रही प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं के लिए विशेष अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रियंका गांधी ने यह दावा किया कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 40% का आरक्षण दिया जाएगा। दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आधी आबादी को आकर्षित करने वाले इस नारे के साथ यूपी के सियासी रण में उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने वादे के मुताबिक महिलाओं के लिए कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी प्रियंका गांधी ने यूपी की सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने का वादा कर दिया है। ये जो 60 साल 70 साल वाली रट है ना, ये एक हद तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उन्होंने क्या किया है उस पर बात करें, और हर चीज़ के लिए एक समय होता है। ये एक नई पहल है, इसके लिए समय आ गया है। जैसे मैंने कहा, जहाँ आपने पूछा कि मुझे क्या दिखता है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मुझे यही दिखता है कि 2 चीज़ें, एक महिला शोषित है, दूसरा वो पीड़िता नहीं बनना चाहती, वो लड़ना चाहती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। हाथरस हो या आगरा, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ तनकर खड़ी होने वाली प्रियंका गांधी ने एक बार फिर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प लिया, तो साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए दावा किया कि सबसे पहले किसी महिला को सर्वोच्च पद सौंपने वाली कांग्रेस ही है। महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने राजनीति में धर्म और आस्था का इस्तेमाल करने वालों को आड़े हाथ लिया था, तो लगे हाथ जाति की राजनीति को भी विकास की बाधा करार दिया था। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार काम से ज्यादा उसके प्रचार पर खर्च करती है।
लिहाजा इस सियासत को बदलने के लिए महिलाओं को ही राजनीति का मोर्चा संभालना होगा। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है। 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है। सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में काबिज हुई योगी सरकार के लिए 2022 की चुनावी चुनौती आसान नहीं है। किसान आंदोलन से बने दबाव और समाजवादी पार्टी के साथ छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन से इतर प्रियंका गांधी की फाइटर वाली छवि भी सरकार को परेशान कर रही है। प्रियंका की सभाओं में उमड़ी भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है। तो प्रियंका गांधी के वायदे समाज के सभी तबकों को तेजी से कांग्रेस की तरफ खींच रही है। यूपी में लड़ती हुई लड़की का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि संगठन के स्तर पर कमजोर होने के बावजूद कांग्रेसियों को प्रियंका से करिश्मे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।